तो लो जी, ये अपने आयनों में टूट गया पूरा पूरा, और पूरा पूरा टूटता है, ये बचेगा नहीं, पूरा अपने आयनों में टूट जाएगा। एनी इक्विलिब्रिया, एनी केमिकल इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व्स आयंस, जिसमें आयंस हो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन में पीएच निकालना है तो सर ने सिखाया है क्या कि H+ की कंसेंट्रेशन निकालो। पानी में पड़ा है तो पूरा पूरा टूट के रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत बढ़िया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा आप लोगों का इस अमेजिंग सी सीरीज में जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर करने जा रहे हैं, और ऐसा चैप्टर करेंगे जिसने आपको हमेशा से ट्रबल किया है। इसके न्यूमेरिकल करने में, इसके क्वेश्चन करने में, इसके कंसेप्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बेटा। आज अपन करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार वाला चैप्टर, आयोनिक इक्विलिब्रियम। और जैसे कि आपको पता है हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बेटा इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे, तो बहुत अच्छे से बेटा एक एक बात को सुनना। और अगर आपको इसको डिटेल में करना है तो हमारे रेगुलर बैचेस में तो बहुत डिटेल में भी बेटा इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का मजेदार वाला टॉपिक, जिसका नाम है बेटा जी आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं तो देख लेते हैं मेरे बेटा। तो आज की क्लास में अपन करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये सबसे पहला टॉपिक होता है बेटा इस चैप्टर में। उसके बाद अपन करेंगे पीएच कैलकुलेशन। पीएच में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बेटा बच्चों को, आज के बाद नहीं रहेगी आपको, ध्यान से सुनना मेरे बेटा। फिर अपन करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें अपन आज की क्लास में करेंगे। तो ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है बेटा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात बोलूंगा, इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं होता। जो आपको आता है वो आपको आसान लगने लगता है, और जो नहीं आता चाहे वो कितना भी आसान हो आपको मुश्किल लगेगा। तो बेटा इसको सीख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए इसके कंसेप्ट, तो आपको फिर ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। तो इसी के साथ मेरे बेटा शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न बच्चों के मन में यही उठता है। बट बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम समझने से पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो चलो आप लोग मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। चलो मैं बताता हूं। कोई भी सब्सटेंस अगर उसको आप पानी में डालें और वो पानी में डालने पर अपने आयनों में टूट जाए तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि आपने मुझे उठाकर पानी में डाला और मैं पानी में जाके अपने आयनों में टूट गया, तो आप बोलोगे सर आप इलेक्ट्रोलाइट हो। या दूसरे शब्दों में कोई भी सब्सटेंस अगर अपने सॉल्यूशन में अपने आयनों में टूट के रहता है तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? बिल्कुल। तो भाई कोई भी सब्सटेंस जो अपने आयनों में टूट कर रहता है अपने सॉल्यूशन में, एनी सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, एनी सब्सटेंस which dissociates into its ions in its solution, अपने सॉल्यूशन में, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को अपन क्या कह देते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है सर, अभी सब कराऊंगा वन बाय वन। ठीक है सर, इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आया, किसी भी चीज को उठा के पानी में डाला, उसका सॉल्यूशन बना, और उस सॉल्यूशन में जाके वो अगर अपने आयनों में टूट गया तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब बेटा जी देखा गया है इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सर ये क्या होते हैं, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनके एग्जाम्पल मेरे बेटा आपको याद रखने जरूरी है नीट के लिए, तो उन एग्जाम्पल्स को अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, ये वो सब्सटेंस हैं जिनको आप पानी में डालो और ये 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल समझा देता हूं। मान लो मेरे बेटा जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं, मान लो NaCl सॉलिड, आपने इसको पानी में डाला। NaCl नमक है भाई, जो आपके घर में नमक यूज होता है। हाँ, जैसे ही इसको पानी में डालोगे मेरे बेटा तो आपका जो NaCl है ये अपने इंडिविजुअल आयनों में टूट जाता है। ओके, तो लो जी, ये अपने आयनों में टूट गया पूरा पूरा, और पूरा पूरा टूटता है, ये बचेगा नहीं, पूरा अपने आयनों में टूट जाएगा।
तो ये 100% अपने आयनों में टूट गया, तो हम इसे बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पक्का, ये बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा मेरे बेटा, पूरा पूरा अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 100% डिसोसिएटेड होते हैं अपने आयनों में। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब इसके एग्जाम्पल बेटा जो मेन है, जो आपको याद रखने हैं, तो वो एग्जाम्पल देख लेना मेरे साथ। बेटा आपके जनरली जो सॉल्ट होते हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, है ना, सोडियम सल्फेट हो गया आपका। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट AgNO3 जरूर याद रखना। हाँ सर, AgNO3। फिर आपके एसिड हो गए HCl, है ना, H2SO4, ये जनरली स्ट्रॉन्ग है, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, पूरे पूरे टूटते हैं अपने आयनों में। ठीक है सर, और उसके अलावा मेरे बेटा बेस हो गए, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH। तो ये मेन एग्जाम्पल हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मेरे बेटा जी याद रखने हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। तो इनमें से किसी को भी अगर आप पानी में डालोगे ना, तो ये 100% पानी में अपने आयनों में टूट के रहेंगे। ठीक है, खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? अब आप लोग बोल दो, स्ट्रॉन्ग का उल्टा होता है। मैंने नहीं बोलना, मेरे बच्चे ने बोलना है, जल्दी बोलो। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जिनको आप पानी में डालो और वो 100% अपने आयनों में नहीं टूटते मेरे बेटा। ठीक है सर, क्लियर हो गया? नॉट 100% डिसोसिएटेड इन आयंस, उनको अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है सर। सर अगर 100% नहीं टूटे तो कुछ ना कुछ तो बचे रह जाएंगे ना। हाँ चलो, अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं एग्जाम्पल। बेटा जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, लाइक फॉर्मिक एसिड, मतलब जिनमें COOH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो वीक एसिड होते हैं बेटा, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। एसिटिक एसिड, बेस में भी मेरे बेटा वीक बेस, ये याद रखना है एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, अमोनिया इज अ वीक बेस। ओके 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 सर, ठीक है सर, क्लियर हो रहा है? उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट और कौन कौन से हैं मेरे बेटा? जनरली कुछ सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, सिल्वर सॉल्ट, AgCl, AgBr, AgI, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में? 100% नहीं टूटते अपने आयनों में, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है मेरे बेटा। ठीक है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने इसको पानी में डाला, ठीक है सर, तो लो जी, जैसे ही इसको पानी में डाला एक्वस हो गया। हाँ, ये फिर टूटेगा तो सही अपने आयनों में, बट 100% नहीं टूटेगा भाई। टूट कर देगा, एक आयन देगा HCO माइनस आयन, और मेरे बेटा H प्लस आयन। ओके, ठीक है सर, अपने आयनों में टूट गया, बट 100% नहीं टूटा, कुछ बचा रह गया। और अगर रिएक्टेंट बचा रह जाता है तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे बेटा। और रिवर्सिबल में मेरे बच्चे ये साइन आपको पता है, लगता ही लगता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में तो जरूर टूटेगा, पानी में डालने पर, पानी की प्रेजेंस में अपने आयनों में तो टूटेगा, बट 100% नहीं टूटेगा, कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। और अगर रिएक्टेंट्स बचे रह जाते हैं तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और मेरे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ही होगा। पिछले उसमें बताया था ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में। हाँ सर, तो बस, तो मेरे बेटा आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता ही होता है जब वो अपने आयनों में टूटते हैं। और ऐसे इक्विलिब्रियम में हमेशा कुछ आयंस होंगे ना, तो बस एनी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा पूरा टूटेगा नहीं, रिएक्टेंट बचा रह गया। अगर रिएक्टेंट बचे रह जाते हैं तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और हर रिवर्सिबल रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और उसमें आयंस हैं तो उसी को अपन बोल देते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एस्टेब्लिश, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही आयोनिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं मेरे बेटा। वाह सर वाह, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एस्टेब्लिश आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम कोई अलग चीज नहीं है मेरे बेटा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। बिल्कुल,
इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। हाँ सर, पिछले उसमें बताया था सेशन में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो बेटा ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, और कंसंट्रेशन जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है, कंसंट्रेशन स्टॉप्स चेंजिंग। बिल्कुल सर। तो जो भी इसमें बेटा कंसंट्रेशन इसकी कम होएगी, इसकी बढ़ेगी, वो कब तक होएगी? सिर्फ इक्विलिब्रियम तक ही कंसंट्रेशन चेंज होएगी। एक बार इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो फिर कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है, और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ही होगा। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में मेरे बेटा उसके आयंस भी होंगे इक्विलिब्रियम में। तो एनी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, समझ में आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट ही आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है सर। अब आओ, मेरे बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम? और झूठ ना बोलो मेरे शेरो, आ गया ना अच्छे समझ में आयोनिक इक्विलिब्रियम? एनी इक्विलिब्रिया, एनी केमिकल इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व्स आयंस, जिसमें आयंस हो उसको आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सारे फंडे वही हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इसमें सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए, बहुत बहुत ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला टॉपिक होता है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इससे मेरे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, आज आप सीख जाओगे। बहुत ध्यान से देखना, हर जगह से दिमाग हटा लो, बहुत बहुत मजा आने वाला है बेटा। अब मैं जो भी चीजें कराऊंगा इनसे डायरेक्ट मेरे बेटा नीट में क्वेश्चन आता है। तो क्या कहता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? तो ध्यान से देखना। मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना अब मैं जो कराने जा रहा हूं पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम का सोल है बेटा, वो सोल आत्मा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। मान लो जी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया। लेट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है मान लो सी मोल पर लीटर, whose initial concentration is C moles per liter। ठीक है सर, भाई मान लिया फॉर्म एसिडिक एसिड ले लिया, सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक एसिड है। अब मेरे बेटा इसको हमने, इसका सॉल्यूशन है मतलब पानी में पड़ा हुआ है, भाई सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होना चाहिए ना। हाँ, तो ये मेरे बेटा पानी में पड़ा हुआ है। तो जब भी मेरे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में पड़ा होगा तो टूट कर रहेगा अपने आयनों में। आप बोलो पूरा पूरा टूटेगा या थोड़ा थोड़ा टूटेगा? अरे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा टूटेगा तो पूरा तो नहीं टूटेगा, तो रिएक्टेंट बच गया, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ही होगा। ठीक है जी, ये अपने आयनों में टूट गया, एसीटेट आयन और H प्लस आयन। ठीक है सर, इसके आयन एसीटेट आयन और H प्लस आयन, बट पानी की प्रेजेंस में इसको बैलेंस करने के लिए हम H प्लस को ही H3O प्लस भी लिख देते हैं। तो घबराना मत, H3O प्लस हो, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे, या H प्लस, बात सेम है मेरे बेटा। H3O प्लस H प्लस ही है, बट पानी की प्रेजेंस में हम H प्लस को H3O प्लस के रूप में भी लिख देते हैं, तो बात सेम है, ये H प्लस भी है, H प्लस ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बैलेंस एंड इक्वेशन, बहुत बढ़िया। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको अगले कुछ क्षणों में। भाई शुरुआत में एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? C मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके C मोल है। मान लो सॉल्यूशन 1 लीटर है तो इसके C मोल होंगे। शुरू में तो प्रोडक्ट मेरे बेटा 0 0, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये बेटा टूटेगा, कब तक टूटेगा? इक्विलिब्रियम तक इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी बस। हाँ, हर रिवर्सिबल अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव करता है। अब बेटा पूरा तो टूटेगा नहीं, कुछ टूटेगा। तो मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिडिक एसिड का अल्फा है, हमें नहीं पता कितना टूटेगा, पूरा तो नहीं टूट सकता C मोल का C मोल, नहीं। तो भाई कितना टूटा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा। फिर से बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि अल्फा है तो मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा, तो C मोल में से C अल्फा टूटेगा। भाई जब 1 मोल में से अल्फा मोल टूट रहा है तो C मोल में से C अल्फा टूटेगा, तो बच गया C माइनस C अल्फा, क्योंकि C अल्फा टूट गया।
हाँ सर, 1 मोल देता है टूट कर 1 मोल, तो सी अल्फा टूट कर देगा मेरे बेटा सी अल्फा। 1 मोल देता है 1 मोल, तो सी अल्फा टूट कर देगा सी अल्फा। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई। हाँ सर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया था बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सर, चलो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। कैसे लिखेंगे? बर्तन में एसीटेट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, उसको हम एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस को H3O प्लस भी बोल सकते हैं, बाय बर्तन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और मेरे बेटा यहां पे मतलब एक्टिव मास होते हैं, हाँ, H2O लिक्विड का एक्टिव मास। बहुत बढ़िया बेटा। सॉलिड का और प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो इसको इधर ले जाओ बेटा, Kc इंटू कॉन्स्टेंट एक्टिव मास ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है सर, तो मेरे बेटा ये कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास भी कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट इंटू ये कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसी को बोल देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kc इंटू H2O लिक्विड का कांस्टेंट एक्टिव मास। ओके सर, तो लो उसी को बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो लो जी लो, एसीटेट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, H3O प्लस मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। अरे मेरे बच्चों अब ध्यान से देखो ना, K जो है मेरे बेटा ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे ही एक्सपो होगा ना। मैं अगर आपसे कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, देखो आपने पढ़ा है कि सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेना है। मैं अगर आपसे कहता है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो आप प्रोडक्ट, सही बात है, बाय रिएक्टेंट एसिडिक एसिड और ये लिक्विड, लिक्विड का आप एक्टिव मास क्या लिख लेते हैं? 1 लिख देते, तो आपको यही एक्सप्रेशन आता ना मेरे बेटा। तो K का एक्सप्रेशन मेरे बेटा बिल्कुल Kc की तरह ही होता है, Kc की तरह, और इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले होते हैं। इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Kc। ठीक है जी सर, समझ में आ गया सर। और Kc का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। सेम वे K, एक किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K कभी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट टेम्परेचर। अरे बेटा जी कुछ नहीं हुआ, बस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिक्विड H2O का कांस्टेंट एक्टिव मास मल्टीप्लाई किया है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसी को K बोल दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ गया सर लिखना, बहुत आसान है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और हमेशा ध्यान रखना कहीं भी सॉलिड दिया हो, किसी भी रिएक्शन में कोई भी सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, उसका एक्टिव मास आप 1 लिख देना, बाकी K को Kc की तरह ही मानो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल देता हूं मैं। ठीक है सर, अब चलो निकालो, अब निकालते हैं, आ जाओ, मजा आ जाएगा मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना आप। ठीक है, हाँ, अब भाई मेरे बेटा मैं K निकालता हूं। बर्तन में एसीटेट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C अल्फा मोल पर लीटर, 1 लीटर ही माना था। ठीक है सर। बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C अल्फा। बर्तन में एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, C कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा, C से C गया मेरे बेटा, तो लो K क्या आ गया? ये आ गया C अल्फा स्क्वायर। और अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है, जनरली अल्फा 1 से बहुत छोटा मानते हैं अपन, अल्फा 1 से बहुत छोटा मानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो बेटा अगर अल्फा बहुत छोटा है 1 के मुकाबले, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 हो जाएगा ना। अरे 1 करोड़ माइनस, या फिर ऐसे लो 1 माइनस 0.00001, तो लगभग 1 ही आ गया ना। तो अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा है तो बेटा 1 माइनस अल्फा लगभग 1। तो मेरे बेटा इसको C को इधर भेजो, अल्फा स्क्वायर बच गया, इधर जाके रूट हो गया, अल्फा इक्वल रूट K बाय C। मेरे बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अपनी आत्मा में रखो। जो मैं बेटा ये ब्रैकेट में इसमें ला रहा हूं डब्बे में, उसको अपनी आत्मा में समा के रखना है। सर इससे क्या पता लगा? चलो मैं बताता हूं इससे क्या पता लगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बस समराइज करा दे रहा हूं।
डेरिवेशन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। अगर किसी ने बेटा डिटेल में नहीं पढ़ा है इक्विलिब्रियम पहले, तो उसको हो सकता है डेरिवेशन ना पता लगे, बट आप रिजल्ट याद रखना, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, उससे बेटा आपके आंसर आने लग जाएंगे। किसी भी बर्तन में अगर आपका वीक एसिड है, ठीक है, हाँ, और कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, जरूरी नहीं एसिड ही हो, बेस भी हो सकता है, वीक बेस, और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन यदि C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा हो, तो आंख बंद करके बेटा अल्फा रूट के बाय सी लिखना है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एसिड है तो डिसोसिएशन उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के लिख दो। अगर वीक बेस होता, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां के भी लिख देंगे अपन, पक्का। ये शॉर्टेस्ट वे में समझा रहा हूं बस, ठीक है सर। अब सर इसका फायदा क्या है, अब देखो आपको इसका एप्लीकेशन समझाता हूं, और वहीं से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है ये आपको मेरे बेटा जी समझ में आ जाएगा। कराऊं मैं, बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है, जल्दी से बोलना। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर। अब मेरे बेटा मैं इसके सॉल्यूशन में पानी डालता हूं, सिर्फ पानी डाल रहा हूं, पानी इसके सॉल्यूशन में, तो बेटा पानी डालने से एसिडिक एसिड के मोल थोड़ी बढ़े, एसिडिक एसिड के मोल तो उतने ही है, बट बेटा पानी डालने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोल उतने ही है, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घट जाएगी ना। तो अगर पानी डालेंगे, डाइल्यूशन को बोलते हैं पानी डालना। अगर किसी सॉल्यूशन में पानी डाल रहा हूं तो बोलेंगे डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो इसकी बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन घट जाएगी, क्योंकि पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घट गई, कंसंट्रेशन घट गई तो मेरे बेटा अल्फा बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा पानी डालने पर। तो पहले अगर ये कम टूट रहा था, तो अगर पानी डाल दोगे तो ये ज्यादा टूटेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एक मोल में से कितने मोल टूटा। हम देख रहे हैं पानी डालने से कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है। यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, प्रूव कर दिया आपने। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में यदि आप पानी डालोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है। अगर अभी कम टूट रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें और पानी डाल दो, वो और ज्यादा टूटने लग जाएगा, और पानी डाल दोगे और ज्यादा टूटने लग जाएगा बेटा। तो यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अच्छे से आया? तो अभी तक क्या क्या पढ़ा, समराइज कर लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, समझ में आया? कोई भी वीक एसिड है, मान लो ये है, हाँ एक और एग्जांपल बता देता हूं, HCN हाइड्रोसियानिक एसिड, ये वीक एसिड होता है मेरे बेटा। अगर ये किसी सॉल्यूशन में पड़ा है, मतलब पानी में पड़ा है, तो मेरे बेटा वीक है तो पूरा पूरा तो नहीं टूटेगा, हाँ सर टूट के रहेगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। अब मैं कह रहा हूं इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो, तो वीक एसिड के टूटने के रिएक्शन, डिसोसिएट होने के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन है, तो लिखो के। कैसे लिखेंगे? बर्तन में H+ की कंसंट्रेशन, बर्तन में Cn- की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, HCN की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये तो लिक्विड है मेरे बेटा, हाँ सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले लो। तो मेरे बेटा ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। बहुत बढ़िया, लिखना आ गया, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब मान लो कोई वीक बेस है, मान लो जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ठीक है सर, ये वीक बेस है सर, तो बेटा ये टूटेगा, बेस मतलब जो OH- देता है, सही बात है सर, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा तो टूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, पानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्वस का मतलब अंडरस्टूड होता है, तो जरूरी नहीं हर बार पानी होगा। एक्वस लिखा है तो ऑलरेडी समझ गए पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है सर, अपने आयनों में टूटा। अब मैं कह रहा हूं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो, बट क्योंकि ये बेस है, क्योंकि ये OH- दे रहा है, तो जो OH- देता है वो बेस, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही एक्सप्रेशन होगा, अमोनियम की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इनटू OH की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यहां पानी लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बेटा एक्वस से अंडरस्टूड है कि पानी तो है ही, यहां वैसे भी पानी लेते तो यहां फिर 1 हो जाता मेरे बेटा। हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, के भी क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है सर, बहुत बढ़िया।
के भी बेस के लिए यूज कर लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। बहुत बढ़िया। और यहां मेरे बेटा जी अल्फा हो जाएगा इस वाले केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN रूट के बाय सी। के है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, मान लो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के था। सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HCN। इस वाले केस में मेरे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होएगा अंडर रूट के बी बाय सी, वेयर के बी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस बेस। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया। एसिड वो जो H प्लस दे रहा है, बेस वो जो OH माइनस दे रहा है। आगे अच्छे समझ में। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, ये बेसिक था मेरे बेटा। बस दो चीज याद रखनी है, के बी कैसे लिखते हैं, एसिड का लिख लोगे, एसिड वो जो H प्लस दे रहा है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। के बी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बेस के डिसोसिएशन के लिए, है ना। हाँ, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है मेरे बेटा जी, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इन अ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, या चलो इसको कर लेते हैं इन अ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन। और आपको दिया हुआ है के ऑफ फॉर्मिक एसिड 10 की पावर -5। कम ऑन मेरे बेटा, ये है क्वेश्चन। चलो देखते हैं बेटा कैसे करना है। भैया फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको आ जाएगा करना मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, फॉर्मिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब फॉर्मिक एसिड पानी में पड़ा हुआ है, और ये तो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। के दिया हुआ है ना, के भी तो वीक के ही होते हैं। हाँ सर, पानी में पड़ा हुआ है सर, एक्वस है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में पड़ा होएगा तो भैया बिना टूटे तो रह ही नहीं सकता। सही कह रहे हो सर, अपने आयनों में टूट कर रहेगा सर, फॉर्मेट आयन और H प्लस आयन। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब शुरुआत में मान लो कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मान लूं तो इसके C मोल होंगे, शुरू में तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं। हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाता ही जाता है। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो C मोल में से C अल्फा टूटा होगा, तो बच गया C माइनस C अल्फा। 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल, तो C अल्फा टूट के देगा C अल्फा। 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल, C अल्फा टूट के दिया होगा C अल्फा। आपको मेरे बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमें पता है H प्लस के बर्तन में C अल्फा मोल है 1 लीटर में, तो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, और वो हमें पता है C अल्फा होगी। तो C तो मुझे पता है इनिशियल कंसंट्रेशन, यस सर 0.1 है। बहुत बढ़िया सर, C तो पता है 0.1 है, देखो दे रखा है फॉर्मिक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 को लिख सकता हूं 10 की पावर -1, तो मेरे को अल्फा निकालना है। और मैंने आज के बाद बताया, आपको बताया था अभी, कहीं भी किसी बर्तन में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, वीक एसिड या वीक बेस, और बर्तन में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा अगर हो, तो आंख बंद करके अल्फा इक्वल रूट के बाय C लगाना है। बहुत बढ़िया, लो जी अल्फा निकल आया मेरे बेटा। के कितना है, के तो हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता किसी पर्टिकुलर एसिड के लिए। C कितना है, C 10 की पावर -1 है। बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा अल्फा आ गया रूट 10 की पावर -4, ये ऊपर आके प्लस हो गया ना। हाँ, 10 की पावर +1, -5 में से 1 गया, माइनस का 4, और इसका रूट किया तो लो जी अल्फा 10 की पावर -2 आ गया। तो लो जी H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई मेरे बेटा। C इतना था, अल्फा है ना, अल्फा कितना है 10 टू द पावर -2। तो इस बर्तन में, इस सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 मोलर होगी मेरे बेटा। और झूठ ना बोलो मेरे शेरों, आ गया ना समझ में। बहुत बढ़िया। तो बेटा ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हमारा पहला टॉपिक था, उसमें बस एक चीज हमें समझ में आई, कोई भी वीक एसिड हो, कोई भी वीक बेस का सॉल्यूशन हो, और उसमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा अगर है, तो आंख बंद करके अल्फा रूट के बाय C लगाना है, तो उससे अल्फा की वैल्यू आ गई। H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ रहा था, हमें पता है C अल्फा मोल होंगे इन 1 लीटर, तो H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा मोल पर लीटर, तो H प्लस की कंसंट्रेशन मतलब C अल्फा है। C पता ही है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अल्फा डिग्री ऑफ डिशन यहां से निकाल लिया। आ गया समझ में।
सेम कंसंट्रेशन बेटा फॉर्मेट की भी होती, हो सकता है ये आपसे फॉर्मेट की कंसंट्रेशन पूछ लेता, तो वो भी सी अल्फा है, वो भी इतनी होगी मेरे बेटा। कर लोगे ना? बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब अगली चीज मैं जो कराने जा रहा हूं, आई थिंक समझ में आ गया। कोई भी वीक एसिड पड़ा है, कोई भी वीक बेस पड़ा है, तो आप किसी भी आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मेरे बेटा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे अपन, यहीं से सारा पीएच कैलकुलेशन का फंडा शुरू होता है बेटा। इसको अपन केडब्ल्यू से दिखाते हैं। क्या है सर ये, क्या मतलब है इसका? तो चलो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना मेरे बेटा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सुनो, हमेशा अपनी आत्मा में संभालो, वाटर जो है ना ये बहुत बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है सर। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बेटा जी ये अपने से सेल्फ आयोनाइजेशन करता है। मतलब किसी और सब्सटेंस को तो आयनों में तोड़ने के लिए जनरली उसको पानी में डालना पड़ता है हमें, बट पानी को आपको किसी में डालने की जरूरत नहीं है। पानी कहीं भी पड़ा है ना, वो सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, वो अपने से ही टूट के रहता है बेटा अपने आयनों में, ओके। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा पूरा नहीं टूटता, थोड़ा सा टूटता है। जैसे देख लेते हैं, कहीं भी प्योर पानी पड़ा होगा ना बेटा, कहीं भी पानी पड़ा होगा, वो अपने आयनों में टूट के रहता है। और पानी टूटता है H प्लस आयन में और एक OH माइनस में। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक H प्लस बनता है, एक OH माइनस। बट क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% नहीं टूटता मेरे बेटा ये, ठीक है। और रिवर्सिबल हो जाएगा फिर तो, अगर रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। अब मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो कैसे लिखेंगे मेरे बेटा, जल्दी बोलो। बर्तन में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इनटू बर्तन में OH माइनस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय एक्टिव मास ऑफ H2O लिक्विड। लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, इसको इधर भेजो, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसी को KW बोल देते हैं मेरे बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ओके। यदि मैं आपको नॉर्मली बोलता इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो कैसे लिखते? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। तुम कहते हो सर ये तो लिक्विड है, लिक्विड का एक्टिव मास 1। हाँ अभी यही तो सीखा है कि लिक्विड का, सॉलिड या लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले लो, तो यहां 1 करते, तो ये एक्सप्रेशन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही एक्सप्रेशन आ गया ना। तो इसको ऐसे याद रखना है, KW का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पानी के डिसोसिएशन के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पानी के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन होता है KW। पानी के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन होता है KW। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके भी सारे कैरेक्टरिस्टिक केसी वाले ही होंगे, देखो ना। हाँ सर, तो इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब KW की वैल्यू कदापि चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट टेम्परेचर। इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो बेटा KW हमेशा फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। और ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 25 डिग्री सेल्सियस पर बेटा KW की वैल्यू याद रख लो, 10 की पावर -14 होती है। KW कुछ नहीं है, पानी के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, अब सुनो। अब बेटा पानी टूटता है H प्लस और OH माइनस में। H प्लस दिखाता है एसिडिक नेचर को, हाँ सर। OH माइनस दिखाता है बेसिक नेचर को, हाँ सर। अब सुनो, मैं कहता हूं अगर प्योर पानी है बेटा, सिर्फ पानी है बर्तन में मान लो, ठीक है सर, पानी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है सर, पानी तो बेटा टूट के रहेगा जहां भी होता है पानी अपने आयनों में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे बेटा जी ध्यान से देखना, अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H प्लस देगा, एक OH माइनस। अगर दो पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 2 H प्लस 2 OH माइनस। 10 मॉलिक्यूल अगर टूटेंगे तो 10 H प्लस और 10 OH माइनस। तो प्योर पानी में हमेशा H प्लस और OH माइनस बराबर रहेंगे। सही कह रहे हो सर, प्योर पानी में, क्योंकि खुद देखो ना, एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो एक H प्लस देता है, एक OH माइनस। 100 मॉलिक्यूल टूटेंगे पानी के
तो 100 H प्लस 100 OH माइनस। तो प्योर पानी में हमेशा H प्लस और OH माइनस बराबर रहते हैं। H प्लस दिखाता है एसिडिक नेचर, OH माइनस बेसिक नेचर। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ऐसा बेटा, तो इसका मतलब प्योर पानी हमेशा न्यूट्रल होगा मेरे बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर रहते हैं प्योर पानी में। भाई कितने भी मॉलिक्यूल टूटे हो पानी के, अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल टूटेंगे आयनों में पानी के, अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 1 करोड़ H प्लस 1 करोड़ OH माइनस, यस बराबर रहेगा। प्योर पानी हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है सर। अब चलो प्योर पानी में 25 डिग्री पर मैं आयनों की H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालता हूं। चलो इसका KW लिखो। कैसे लिखेंगे KW? बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम, बर्तन में OH माइनस की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर। 25 डिग्री पर KW हमेशा याद रखना है 10 की पावर माइनस 14, और प्योर पानी में H प्लस और OH माइनस बराबर होता है हमेशा, तो OH माइनस की जगह H प्लस लिख सकता हूं ना। अरे बराबर रहेगा प्योर पानी में तो। हाँ सर, H प्लस और OH माइनस बराबर, तो OH माइनस इज इक्वल टू H प्लस। तो लो जी, ये तो H प्लस का स्क्वायर हो गया, तो 10 की पावर माइनस 14 H प्लस का स्क्वायर। तो लो जी मेरे बेटा, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस 7 मोलर। स्क्वायर को इधर भेजा तो रूट हो गया। हाँ सर, तो प्योर पानी में 25 डिग्री पर H प्लस 10 की पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन होती है, और इतनी ही कंसंट्रेशन मेरे बेटा 25 डिग्री पर OH माइनस की भी होती है प्योर पानी में। जी ठीक है सर, बिल्कुल आत्मा में घुस गया, बिल्कुल। अब यार प्योर पानी में H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा जी 10 की पावर माइनस 7 मोलर है, बहुत छोटी है। हाँ सर बहुत छोटी है, 0.00000 7 बार 0 है ना, हाँ, और 6 बार 0 उसके बाद 1, तो सर बहुत छोटी है कंसंट्रेशन। तो H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि ये तो बहुत छोटी है ऐसे लिखी है, तो H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बताया सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बेटा? सोरेनसन। समझ में आ गया? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या वैल्यू होती है, याद रखनी है प्योर पानी में। हाँ, जहां पानी होगा पानी अपने आयनों में टूट के रहता ही रहता है। बहुत बढ़िया। अब 25 डिग्री पे याद रखना प्योर पानी में H प्लस और OH माइनस 10 की पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन है, बहुत छोटी कंसंट्रेशन है। तो सोरेनसन ने किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया, और उसी तरीके को मेरे बेटा हम बोलते हैं pH स्केल। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बेटा, pH कोई अजीब चीज नहीं है बेटा। pH क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बेटा pH है। बात समझ में नहीं आई सर? तो घबराओ मत। अगर किसी भी सॉल्यूशन का आपको pH निकालना है तो उसमें देखो H प्लस की कितनी है मोलर कंसंट्रेशन, और जितनी H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन है उसका माइनस लॉग ले लो मेरे बेटा। बस बस P का मतलब ही है माइनस लॉग। अगर मान लो मेरे आगे लगा हुआ है P दीपक, मतलब माइनस लॉग ऑफ दीपक। आपके आगे लगा हुआ है मान लो P चिंटू, माइनस लॉग ऑफ चिंटू। चलो ठीक है मेरे बेटा, अच्छे से समझ में आ गया। तो P का मतलब, अभी जैसे कई जगह आपको दिखेगा बेटा, कई जगह लिख देता है pKa, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ K। ठीक है सर। तो pH स्केल सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और ये कुछ नहीं है मेरे बेटा, ये सिर्फ किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी भी सॉल्यूशन में बोले pH निकालो, तो उस सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो और उसका माइनस लॉग ले लो, इतना आसान होता है। ठीक है सर। सर आप बताओ ना, चलो अब बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। मैं कहता हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर पानी का pH निकालो। आपको पता है मेरे बेटा, अगर मुझे प्योर पानी का pH निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, प्योर पानी का pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और मुझे पता है प्योर पानी में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन 25 डिग्री पर 10 की पावर माइनस 7 मोलर होती है। तो अगर मुझे pH निकालना है प्योर पानी का, तो उसमें जितनी भी H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन है उसका माइनस लॉग ले लूंगा। हाँ सर, H प्लस की कंसंट्रेशन तो 10 की पावर माइनस 7 मोलर है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए।
अगर मेरे बेटा log a की पावर b है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, हम लिख सकते हैं b log a। बिल्कुल, तो यहां देखो 10 की पावर -7 है, पावर आगे आ जाएगी मेरे बेटा, ये माइनस साइन, -7 log 10। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा माइनस माइनस प्लस, +7, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो लो जी 7 इंटू 1 7। प्योर पानी का 25 डिग्री पर पीएच 7 होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में पीएच निकाल लोगे ना बेटा, घबराओ मत। मैं एक चीज अपने बच्चों को कराता हूं, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर पीएच आपको बहुत बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आ जाओ। मैं पहले आपको है ना एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl solution, calculate pH of 0.01 molar HCl solution at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर सॉल्वेंट ना दिया हो तो पानी मान लेना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, वैसे दिया ही होगा HCl aqueous solution। ठीक है, हाँ सर। भाई पीएच निकालने के लिए बोल रहा है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में पीएच निकालना है तो सर ने सिखाया है क्या कि H+ की कंसंट्रेशन निकालो। सर कैसे आएगा H+? भाई HCl एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब HCl पानी में पड़ा है। HCl तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा पूरा टूटेगा अपने आयनों में, पूरा पूरा। हाँ सर। अब इसकी कंसंट्रेशन है शुरू में 0.01 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इसके 0.01 मोल है। शुरू में तो ये होगा नहीं कुछ, बट ये पूरा टूट जाएगा, पूरा खत्म हो गया। 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल बराबर 0.01 टूट कर देगा 0.01 मोल। लो जी लो, H+ की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 0.01 मोल पर लीटर, 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। वाह सर जी। हाँ सर, 1 मोल देता है टूट कर। भाई स्ट्रॉन्ग है ये तो HCl, है ना। अगर वीक होता तो K दिया होता ना, क्योंकि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कुछ, ये K नहीं दिया है मतलब स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और एग्जांपल में भी कराया है ना, 1 मोल देता है टूट कर, 1 मोल तो 0.01 मोल पूरा टूटा होगा, ये तो 0.01 मोल दिया होगा, 0.01 मोल। तो H+ की कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर, उसी को लिख सकता हूं 10 की पावर -2। हो गया जी पीएच माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन इन बर्तन। बहुत बढ़िया, पावर आगे आ जाती है, -2 log 10। लो जी लो, माइनस माइनस प्लस, +2 log 10 की वैल्यू 1, पीएच इस सॉल्यूशन का 2 है ना। बहुत आसान, बहुत बढ़िया। अब चलो अगला कराता हूं, जहां बेटा ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, आप नहीं करोगे, ध्यान से देखना। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर, है ना, या फिर ऐसे ले लो, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 टू द पावर -7 मोलर HCl सॉल्यूशन, है ना, HCl एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है मेरे बेटा। अब इसको करके दिखाओ, कम ऑन, करना चाहोगे तो देखो बेटा यहां क्या गलती करता है बच्चा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूं, आत्मा में समा के रखना। ठीक है सर। सर HCl है, स्ट्रॉन्ग है सर, पानी में पड़ा हुआ है, एक्वस मतलब पानी में पड़ा हुआ है, तो 100% अपने आयनों में टूट कर रहेगा। बिल्कुल सर, 100% अपने आयनों में टूट कर रहेगा। ठीक है सर। 10 की पावर -7 मोल पर लीटर है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके 10 की पावर -7 मोल होंगे शुरू में तो ये होंगे नहीं प्रोडक्ट, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूटेगा, खत्म हो गया, 0 बचा। 1 मोल टूट कर देता है, 1 मोल बराबर, तो 10 की पावर -7 दिया होगा, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। बहुत बढ़िया। तो बच्चा कहेगा सर H+ तो 10 की पावर -7 मोल पर लीटर है, बट आप एक चीज भूल गए, मेरे बेटा, पानी भी तो है ना यहां। हाँ सर, पानी है, और पानी जहां भी होता है वो अपने आयनों में टूट कर रहता है मेरे बच्चे। बिल्कुल सर। और 25 डिग्री पर जब पानी टूटता है तो H+ कितना आया था, जल्दी बोलो। 10 की पावर
-7 मोलर। हाँ सर, तो आप यहां पे मेरे बेटा पानी वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तो आपने कर दिया था पानी वाले को इग्नोर, क्योंकि आपके मन में यही डाउट उठ रहा है सर यहां तो आपने पानी वाला नहीं माना था। हाँ, क्योंकि पानी से तो यहां भी आ रहा होगा, सही बात, और 25 डिग्री है यहां भी, ये पिछला वाला क्वेश्चन है। हाँ सर, सर पानी से तो यहां भी 10 की पावर -7 आ रहा होगा, आपने यहां तो पानी वाला नहीं लिया था। तो आज के बाद ध्यान रखना, बट यहां लेना पड़ेगा। क्यों? एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अपनी आत्मा में समा लेना। सेम आयन अगर दो जगह से आ रहा है और उनकी कंसंट्रेशन में 10 की पावर 1 से ज्यादा का अगर डिफरेंस है तो छोटे वाले को इग्नोर करना है। फिर से सुनो, सेम आयन अगर दो जगह से आया, सेम आयन दो जगह से आया, जैसे यहां देखो, पहले पिछला वाला क्वेश्चन है, एसिड से आ रहा था 10 की पावर -2 मोलर, पानी से आ रहा था 10 की पावर -7 मोलर, 10 की पावर 5 का डिफरेंस है, तो छोटे वाले को इग्नोर कर दिया। परंतु सुन फिर से, अगर सेम आयन दो जगह से आ रहा है और उनकी कंसंट्रेशन में 10 की पावर 1 से ज्यादा का डिफरेंस है तो छोटे वाले को इग्नोर करते हैं। बट अगर दोनों से आने वाला सेम आयन बराबर है या बस 10 की पावर 1 का अगर डिफरेंस है, फिर किसी को इग्नोर नहीं करते। याद देख, एसिड से भी 10 की पावर -7 आ रहा है, पानी से भी उतना ही आ रहा है, तो अब पानी वाले को इग्नोर नहीं करेंगे मेरे बेटा, तो टोटल H+ होएगा बर्तन में, एसिड से आने वाला H+ प्लस पानी से आने वाला, क्योंकि अब दोनों बराबर है, अब इग्नोर नहीं हो सकता मेरे बेटा। 10 की पावर 1 से ज्यादा का डिफरेंस अगर होता है तो फिर छोटे को इग्नोर करते हैं। जैसे यहां देख, एसिड से आया था 10 की पावर -2 मोलर, पानी से 10 की पावर -7, 10 की पावर 5 का डिफरेंस है तो छोटे वाले को इग्नोर कर दिया था यहां। बट यहां पे जितना यहां से आ रहा है उतना यहां से आ रहा है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते मेरे बेटा। तो H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगी। वाह सर वाह, आज के बाद ये चीज याद रखेंगे, कब पानी वाले को इग्नोर करना है, कब पानी वाले को इग्नोर नहीं करना। बहुत बढ़िया। अब लो जी, H+ आ गया, अब तो pH निकालना बड़ा आसान है। H+ की कंसंट्रेशन इतनी है, उसका माइनस लॉग ले लो। बहुत बढ़िया, तो pH आ गया मेरे बेटा, log A इंटू बी होता है log A प्लस log B। बढ़िया, माइनस का है तो -log2 -log 10 की पावर -7, तो लो जी लो हो गया। log2 होता है 0.3, तो ये माइनस का 0.3, ये पावर आगे आ गई, -7 log 10, log 10 होता है 1, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ गया माइनस का 0.3 माइनस माइनस प्लस 7, log 10 तो 1, तो लो जी लो, pH कितना आया, 7 माइनस 0.3 6.7। वाह मेरे बेटा जी, अब समझ में आया पानी वाला कब इग्नोर होगा कब नहीं इग्नोर होगा। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। अगर सेम आयन एसिड से भी आ रहा है और पानी से भी आ रहा है, ऑब्वियस है पानी से तो H+ और H- आएंगे, अगर दोनों से आने वाले सेम आयन में 10 की पावर 1 से ज्यादा का डिफरेंस है तो छोटे वाले को इग्नोर करना है। अगर देखो यहां पे तो डिफरेंस नहीं था, जितना एसिड से आ रहा है उतना ही पानी से, तो इग्नोर नहीं करेंगे। 10 की पावर 1 तक का भी डिफरेंस अगर होता तो भी हम इग्नोर नहीं करते। मान लो यहां से 10 की पावर -8 आता, इधर से 10 की पावर -7 आ रहा है, तो फिर भी किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि 10 की पावर -8 अगर होता 10 की पावर, तो 10 की पावर 1 का डिफरेंस है, फिर भी किसी को इग्नोर नहीं करते, फिर भी दोनों को सम करते। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा जी को pH निकालना आ गया। ऐसे ही मेरे बेटा आपसे वीक एसिड में pH निकालने को पूछ सकता है। चलो अब मैं आपसे कह रहा हूं, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर HCN सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको K दिया हुआ है HCN का, हाइड्रोसायनिक एसिड का, 10 की पावर -6। कम ऑन मेरे बेटा, K दिया हुआ है HCN का, पता लग गया वीक एसिड है, 100% नहीं टूटेगा मेरे बेटा, एक्वस है तो पानी में पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बेटा ये टूटेगा H+ और Cn- में। बहुत बढ़िया। अगर मुझे सॉल्यूशन का pH निकालना है तो बर्तन में H+ निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। बट ये तो बेटा वीक है। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में इसके C मोल होंगे
बहुत बढ़िया। मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, 1 मोल में से अल्फा मोल टूटेगा, क्योंकि ये पूरे नहीं टूटते, वीक है भैया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूटेगा, तो सी में से सी अल्फा टूटेगा, तो बच गया सी माइनस सी अल्फा। 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल, तो सी अल्फा टूट के देगा सी अल्फा। आ गया समझ में भैया? पता लग गया बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फा है, ये मैंने निकालना सिखाया। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, हाँ सर, जब भी बर्तन में सी माइनस सी अल्फा हो तो क्या करना है बेटा? अल्फा इक्वल रूट के बाय सी कर देंगे। वाह सर जी वाह। के इसका दिया हुआ है 10 की पावर -6, बहुत बढ़िया। सी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01, 10 की पावर -2। अल्फा आ गया मेरे बेटा अंडर रूट 10 की पावर -4, अल्फा आ गया 10 की पावर -2। लो जी अल्फा आ गया मेरे बेटा, आ गया। और H प्लस कितना है बर्तन में? क्योंकि पीएच निकालना है तो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। H प्लस है मेरे बेटा सी अल्फा, तो लो जी H प्लस की कंसंट्रेशन, सी इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -2, अल्फा भी कितना आया 10 की पावर -2, तो H प्लस मेरे बेटा 10 की पावर -4 आया। एसिड से, पानी से भी तो आ रहा होगा, एक्वा से, हाँ सर पानी से कितना आ रहा होगा 10 की पावर -7, 25 डिग्री है। पानी से आ रहा होगा 10 की पावर -7, एसिड से आया 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 3 का डिफरेंस है, तो छोटे वाले को इग्नोर कर देंगे, पानी वाला भी इग्नोर होगा। हाँ सर, क्योंकि देखो एसिड से भी आ रहा है H प्लस, पानी से भी आया होगा भाई, एक्वा से तो पानी है, पानी से आया 10 की पावर -7, एसिड से आया 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 3 का डिफरेंस है, और वो छोटा है पानी वाला, तो पानी वाला भी इग्नोर करेंगे, अब इग्नोर हो जाएगा। तो लो जी सॉल्यूशन का पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया सर जी, पावर आगे आ जाएगी मेरे बेटा। लो जी लो, तो पीएच कितना आ गया माइनस +4, लॉग 10 तो होता है 1, इस सॉल्यूशन का पीएच 4 होगा। और झूठ ना बोलो मेरे शेरों, आ गया समझ में? ओ ग्रेट, शाबाश मेरे बच्चे। अब पीएच में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, पीएच में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना मेरे बेटा, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना है आपको, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, जीवन भर याद रखना, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है सर, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें 25 डिग्री पर पीएच प्लस पीओएच का सम हमेशा 14 रहेगा मेरे बेटा, इसको अपनी आत्मा में संभालो। तो सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है, मैं बता देता हूं क्या जरूरत पड़ती है। पी का मतलब ही होता है, अब आपको भी सर पीएच तो पता है, ये पीओएच क्या बीमारी है सर? बेटा जी पी का मतलब ही है माइनस लॉग, अगर मैं पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ऐसे ही पीओएच होता है मेरे बेटा किसी भी सॉल्यूशन का माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन। ओहो ठीक है सर, बट इसका यूज क्या है सर? तो चलो बताता हूं इसका यूज क्या है, मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स में फंसते थे, सब करने सीख जाओगे मेरे साथ साथ, ध्यान से देखो मेरे बेटा, ठीक है? मैं इसमें न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहा हूं, बढ़िया वाला, ध्यान से देखना। तो बच्चे ध्यान से देख लो, मैंने बोला कैलकुलेट पीएच ऑफ, आपको दे देगा बेस, ठीक है ना, आपको बेस दे देगा 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। भाई NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो टूटकर OH माइनस देगा, ठीक है? हाँ, तो मेरे बेटा कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री, ठीक है सर? ओके, ये तो बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ पूरा पूरा टूटेगा। अरे अगर वीक होता तो के भी दिया होता ना, हाँ तो भाई एक्वस है, मतलब पानी में पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा है तो पूरा पूरा टूट के रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 लीटर में इसके 0.01 मोल, हाँ सर, ये तो पूरा पूरा टूटेगा, शुरू में तो ये होगा नहीं OH माइनस, हाँ सर, ये पूरा टूटेगा, तो बच गया 0, 1 मोल देता है टूटकर 1 मोल, हाँ सर बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है, तो 0.01 मोल टूट के देगा 0.01 मोल। बच्चा कह रहा है
सर OH माइनस की कंसंट्रेशन बर्तन में 10 की पावर -2 मोल पर लीटर है। हाँ सर, तो बेस जब भी दिया होगा तो आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन आएगी। ओके, पानी से भी आया होगा 10 की पावर -7, बट वो तो इससे 10 की पावर 5 छोटा है ना, तो पानी वाले को इग्नोर करेंगे। हाँ सर, ठीक है सर, क्योंकि हम किसी को कंसीडर तब करते हैं जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस ना हो या 10 की पावर 1 का डिफरेंस हो। बट यहां से आ रहा है 10 की पावर -2 मोलर, पानी से तो हमें पता है 10 की पावर -7 आया होगा, तो वो 10 की पावर 5 टाइम छोटा है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो बेटा जी आपको बेस वाले क्वेश्चन में OH माइनस की कंसंट्रेशन आती है, ठीक है, तो इससे तो POH निकाल पाओगे बच्चे, पीएच नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अब OH की कंसंट्रेशन पता है तो POH निकाल पाओगे। POH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH। तो मेरे बेटा OH की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -2 मोलर। पावर आगे आएगी मेरे बेटा, हाँ, -2 log 10, log 10 तो 1 होता है, ओ POH। हाँ, तो इस सॉल्यूशन का POH आया है मेरे बेटा 2, POH 2 आया है। बट ये तो आपसे pH पूछ रहा है। आपको पता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में pH प्लस POH 14 होता है। अगर किसी भी बेस के सॉल्यूशन में POH पता है, क्योंकि बेस के सॉल्यूशन में आप POH ही निकाल पाओगे, क्योंकि आपको OH की कंसंट्रेशन ही पता होगी बस। तो अगर POH पता है तो इस रिलेशन से pH निकल जाएगा जी। 14 माइनस POH, POH है इस सॉल्यूशन में 2, तो इस सॉल्यूशन का pH 12 होएगा। आ गया समझ में? इसका यूज क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर बेस की कंसंट्रेशन पता हो तो यस, अपन POH भी निकाल सकते हैं, pH भी निकाल सकते हैं। तो चलो मैं बेटा अभी इसको कराता हूं एक और दमदार क्वेश्चन। बस जल्दी से मैं पानी पी लेता हूं एक जादुई रूप से 1 सेकंड के अंदर। तो मेरे बेटा आई थिंक मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मैं अगली चीज कराता हूं। तो pH निकालना सीख गए ना मेरे बेटा। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा। एक होता है पॉलीप्रोटिक एसिड का pH निकालने के लिए आता है वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में, ठीक है। अब वीक एसिड का तो निकाल ही लेंगे, तो वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में निकालने के लिए आता है। अब सर पॉलीप्रोटिक एसिड का क्या मतलब है? अगर एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा H प्लस दे पाए तो हम उसे बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड है। जैसे कि मेरे बेटा H3PO4, मेरे बेटा एक मॉलिक्यूल 3 H प्लस दे सकता है इसमें, तो इसको अपन बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड है, ठीक है सर। अब वीक है तो बेटा ये क्या करेगा? स्टेप वाइज टूटता है, पूरा तो टूटेगा नहीं। पहले एक H प्लस देगा तो H2PO4 माइनस बना, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ना। फिर सेकेंड स्टेप में टूटेगा बेटा H2PO4 माइनस, ठीक है। स्टेप वाइज टूटता है बेटा वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है सर। तो इसको अपन बोलेंगे सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है सर। फिर मेरे बेटा ये थर्ड स्टेप में भी टूटेगा और बेटा अल्टीमेटली तीनों H प्लस निकल गए। इसको हम बोलेंगे थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जनरली देखा गया है जैसे जैसे मेरे बेटा हम नीचे आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट घटता जाता है। सबसे ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट का होता है, उसके बाद सेकंड का, सब्सिक्वेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट घटते जाते हैं। अब इसमें ये अगर कभी पूछे, कि बर्तन में H प्लस कितना होगा, तो ध्यान रखना आपको सारा का सारा H प्लस आपको फर्स्ट स्टेप से ही आते हुए मानना है, क्योंकि K1 K2 और K3 के मुकाबले मेरे बेटा बहुत बड़ा होता है, K2 और K3 के मुकाबले। तो जब भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में पूछे कितना H प्लस, तो यहां से कितना H प्लस आ रहा है उसको इग्नोर करना है, सारा का सारा यहां से आता हुआ मानना है। और ये तो बिल्कुल वीक एसिड की तरह ही ट्रीट हो जाएगा। वही चीज C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, बस खत्म। तो मेरे बेटा अल्फा निकल जाएगा √K1/C, बहुत बढ़िया। और H प्लस कितना है? H प्लस तो C अल्फा है। लो जी, अल्फा K1 हो जाएगा बस ये, ठीक है मेरे बेटा। वीक एसिड की तरह बस ट्रीट कर लो, सारा का सारा H प्लस फर्स्ट स्टेप से आता हुआ मानते हैं, ये तो बिल्कुल वीक की तरह ही फिर ट्रीट हो जाएगा पक्का। यहां से कितना H प्लस आ रहा है दूसरे और तीसरे स्टेप से, उसको इग्नोर करते हैं मेरे बेटा, ठीक है सर। अब बेटा अगला चीज जो इसमें आती है जो आपको जाननी जरूरी है, उसको बहुत ध्यान से देखना,
वो होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाँ सर, ये क्या होता है? अब इसको मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। पहले ये बताओ सॉल्ट होते क्या हैं, जल्दी से बताओ सॉल्ट होते क्या हैं। सॉल्ट होता है मेरे बेटा एसिड या बेस को हम कभी भी अगर रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है एसिड और बेस को हम कभी भी रिएक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और ये मेरे बेटा देता है रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ सर, एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है सर, बिल्कुल। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मेरे बेटा न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, एसिड बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, हम किसी सॉल्ट को उठा के पानी में डालते हैं और देखा गया है कि सॉल्ट पानी में डालने पर वापस से रेस्पेक्टिव एसिड या बेस जनरेट कर दे, तो हम बोलते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। तो रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ये, रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है सर, ओके सर, याद रहेगा। भाई सॉल्ट कैसे बनाते हैं, किसी भी एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका उल्टा भी देखा गया है, अगर आप किसी सॉल्ट को उठा के पानी में डालो तो वापस से रेस्पेक्टिव एसिड या बेस रीजनरेट हो सकते हैं मेरे बेटा। अगर एसिड या बेस रीजनरेट हो गया सॉल्ट को पानी में डालने पर तो हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस हो गया। तो रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को ये तो समझ में आया क्या है, सॉल्ट को उठा के पानी में डाला और अगर वो वापस से रेस्पेक्टिव एसिड या बेस या दोनों जनरेट कर पाया तो हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझने से पहले यही समझना पड़ेगा सॉल्ट कितने प्रकार का होता है बेटा। सॉल्ट 4 प्रकार के होते हैं मेरे बेटा, इनके एग्जाम्पल याद रखना इस आधार पे कि किस प्रकार के एसिड और किस प्रकार के बेस से बना है। सॉल्ट 4 प्रकार के होते हैं इस आधार पे कि सॉल्ट किस प्रकार के एसिड और किस प्रकार के बेस से बना है। तो सुनो, पहला होता है मेरे बेटा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जबरदस्त एग्जाम्पल हो गया मेरे बेटा NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मिलाओगे तो मेरे बेटा NaCl मिलेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत बढ़िया। KCl एंड सो ऑन, बहुत बढ़िया सर। दूसरा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल बोलो। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया। इसमें वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इन दोनों को मिलाओगे तो ये सॉल्ट मिलेगा। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है सर। तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत बढ़िया। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एग्जाम्पल हो गया मेरे बेटा सोडियम एसीटेट, बहुत बढ़िया। क्यों, वीक एसिड एसिडिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मिलाओगे तो ये सॉल्ट मिलेगा। और ऐसी एक और एग्जाम्पल है NaCN, क्योंकि बेटा वीक एसिड HCN और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर, बिल्कुल। चौथा होता है मेरे बेटा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। इसका जबरदस्त एग्जाम्पल एकमात्र आपको जो याद रखना है, अमोनियम एसीटेट, यस सर, वीक एसिड एसिडिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सर, समझ में आ गए सर सॉल्ट। अब सर इनमें हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, अगर किसी सॉल्ट को उठा के पानी में डालें और वो रेस्पेक्टिव एसिड या बेस रीजनरेट कर दे तो हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनते जाना, सीधा आंसर हिट करने सिखाऊंगा। आज के बाद किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए आता है मेरे बेटा, तुम देखते ही बता दोगे कि इसका पीएच क्या होगा। बस मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1 बाय 1 सबका मैं पीएच निकालना सिखाऊंगा। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें 2 पॉइंट अपनी आत्मा में संभालो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरे बेटा, बोलो। NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लो तो उससे सॉल्ट बनेगा ये। KCl है ना, कोई भी। Na2SO4, क्योंकि ये भी H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH से मिलके बना है। हाँ सर।
कोई भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो मेरे बेटा, उसको पानी में डालो, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो रेस्पेक्टिव एसिड या बेस जनरेट नहीं कर पाता, तो मेरे बेटा नो हाइड्रोलिसिस, इसको तो अपनी आत्मा में संभालो। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, उसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, और उसका एक्वस सॉल्यूशन 25 डिग्री पर हमेशा पीएच मेरे बेटा 7 रहेगा। इसको अपनी आत्मा में संभालो, ठीक है सर, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा। अब दूसरा पीएच ऑफ, अब देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालने का। अब मैं कह रहा हूं पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोगों ने एग्जांपल बोलना है, मैंने नहीं बोलना मेरे बेटा, आप लोग बोलो। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। हां सर, बिल्कुल। आज के बाद अपनी आत्मा में समा लेना, अगर किसी सॉल्ट में कुछ भी वीकर पार्ट है, एसिड या बेस, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के वीकर पार्ट का होता है और उसके सॉल्यूशन पे असर स्ट्रॉन्गर का आता है। हमें देख के पता लग गया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो वीकर पार्ट, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया अमोनियम, तो इस पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पीएच पे असर स्ट्रॉन्गर का आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें, तो बेटा इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। अगर एक भी पार्ट वीकर है सॉल्ट में, हाँ, तो हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस होगा। वीकर पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब बेस का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अगर इसको पानी में डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जनरेट हो जाएगा, और पीएच पे असर मेरे बेटा स्ट्रॉन्ग का आता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो पीएच एसिडिक होगा, और बेटा पीएच एसिडिक तो मतलब एसिडिक मतलब 7 से कम आएगा। अगर 7 से कम तो मेरे बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखना, 7 से कम में सब माइनस वाला, माइनस हाफ लॉग सी, सी इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, माइनस हाफ पी के बी। अरे पी कुछ नहीं है, माइनस लॉग है। के बी जो होगा ना, वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका बस माइनस लॉग ले लेना, पी के बी आ जाएगा। वाह सर वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। 7 माइनस हो रहा है तो पीएच 7 से कम ही आएगा, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा मैं अब आपको तीसरा कराता हूं, अब ध्यान से देखना। पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल बोलो ना मेरे बेटा फिर से आप लोग। वीक एसिड मान लो एसिडिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा सॉल्ट, बहुत बढ़िया। मान लो वीक एसिड HCN, हाइड्रोसियानिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, तो बेटा सॉल्ट फिर KCN बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। वाह, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस वीकर पार्ट का होगा, तो इसको अगर पानी में डालोगे तो एसिडिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा, पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का आएगा, तो इसका इन दोनों का पीएच बेसिक होएगा मेरे बेटा, मतलब पीएच 7 से ज्यादा होएगा। और इसमें भी सेम सा ही फॉर्मूला लगेगा, बस 7 में माइनस नहीं होगा, सब कुछ प्लस हो जाएगा। पीएच क्योंकि 7 से ज्यादा आना चाहिए, बेसिक होगा इसका सॉल्यूशन। पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का आता है, पीएच इक्वल 7 प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ पी के। अरे पी तो पता ही है ना, माइनस लॉग, बहुत बढ़िया। तो आपको सॉल्ट को देख के पता लग जाता है मेरे बेटा कि पीएच कितना आएगा। अगर सॉल्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो पीएच पे असर आएगा बेटा स्ट्रॉन्ग का, तो पीएच एसिडिक होगा। पीएच 7 से कम तो 7 से सब कुछ माइनस कर दो, 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी। अगर हमने देखा है दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का आता है, तो इसका सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा मेरे बेटा। बेसिक मतलब पीएच 7 से ज्यादा, सब कुछ प्लस कर दो, सेम से ही तो फॉर्मूले हैं दोनों। हाँ सर, क्वेश्चन कैसे आता है वो कराओ ना, ये तो समझ में आ गया, हाइड्रोलिसिस, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरे बेटा, जीवन भर अपनी आत्मा में संभालो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर, ठीक है ना, आपको बताना है, मैंने नहीं बताना। NaCN सॉल्यूशन, NaCN सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी में पड़ा है, सॉल्ट पानी में तो मतलब हाइड्रोलिसिस होके रहेगा। हाँ सर, सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन, सॉल्ट है भैया, ये दिया हुआ है
के ऑफ HCN का के दिया है, मान लो 10 की पावर -6। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा सबसे पहले आपको जैसी पीएच दिखता है ना, आप H+ ढूंढते हो। अरे नहीं मेरे बेटा, सॉल्ट भी पीएच देते हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से। मेरे बेटा ये सॉल्ट है, किस किस का सॉल्ट है सोच के बोलो। NaOH प्लस HCN। हाँ सर, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, HCN इज अ वीक एसिड, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच पे इफेक्ट स्ट्रॉन्ग का आएगा, इसका पीएच बेसिक होगा, मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगा। लो जी लो सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का असर आता है, हाइड्रोलिसिस वीकर पार्ट का होएगा। हाँ बहुत बढ़िया, पीएच पे असर, तो इसका सॉल्यूशन बेसिक होएगा मेरे बेटा, 7 से ज्यादा पीएच। तो लो जी लो, 7 + ½ log C कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, 10 to the power -2। पीके के इतना दिया है, अरे सी दे रखा था सॉल्ट की कंसंट्रेशन। हाँ के, पीके क्या होएगा मेरे बेटा, -log के। बहुत बढ़िया। तो लो जी लो, पावर आगे आ गई। अरे पी मतलब -log, हाँ सर, log 10 तो 1, तो इस सॉल्यूशन का इसका पीके 6 है इस एसिड का, पीके 6। बहुत बढ़िया सर। लो जी लो, सॉल्ट देखते ही सीधे फॉर्मूले पुट करो ना यार, आंसर आ जाएंगे मेरे बेटा के। पावर आगे आई, तो -2/2, log 10 तो 1 होता है, +6/2। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा 7 - 1 +2 × 6। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा जी, तो ये कितना आ गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ तो ये हो गया 6 3 9, इसका पीएच 9 होगा। सही बात है, पीएच पे असर कर लोगे नहीं कर लोगे, सॉल्ट देख के बता दोगे क्या फॉर्मूला लगना है उसमें, आ गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लोगे। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब सॉल्ट को देखते ही पता लग जाएगा पीएच क्या है। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, मैं अगला कराने जा रहा हूं आपको। हाँ चौथा रह गया था, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच इसमें देख के नहीं बता सकते भाई, एग्जाम्पल बोलो ना मेरे बेटा। एग्जाम्पल, अमोनियम एसीटेट। बहुत बढ़िया, अमोनियम एसीटेट। बहुत बढ़िया। अब सुनो, तो मेरे बेटा इसमें देख के नहीं बोल सकते पीएच क्या होगा, 7 से कम या 7 से ज्यादा। पीएच प्योर डिपेंड करता है, आपको पता है कैसे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से बना है, इसको मिला के सॉल्ट। सही बात है। वीक एसिड का तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, वीक बेस का होता है के बी। बहुत बढ़िया। तो पीएच डिपेंड करता है के बड़ा है या के बी बड़ा है। अगर के बड़ा है तो एसिड ज्यादा टूट रहा है तो H+ ज्यादा होएगा, उस केस में H+ ज्यादा है तो मतलब एसिडिक, पीएच 7 से कम आएगा। अगर के भी ज्यादा है तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, बेस ज्यादा टूटेगा तो बर्तन में OH- ज्यादा आएगा तो बेसिक होएगा, उस केस में पीएच 7 से ज्यादा आ सकता है। प्योर डिपेंड करता है के वी की वैल्यू क्या है। अगर के ज्यादा है तो पीएच 7 से कम आएगा, के भी ज्यादा है तो पीएच 7 से ज्यादा। और इसका फॉर्मूला अपनी आत्मा में संभालो। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता मेरे बेटा, बाकी सॉल्ट्स में पीएच जो होगा सॉल्यूशन का वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। 7 + ½ pK -½ pKb। बहुत बढ़िया। पी तो वही है ना, -log K pK -log Kb pKb, पी का मतलब ही -log है। वाह सर जी वाह, आज के बाद कोई भी दिखेगा तो वहां भी निकाल देंगे। इसमें ध्यान रखना, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। निकाल लोगे अब सॉल्ट, देखते ही बता दोगे पीएच क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है पता है। अगली चीज करते हैं मेरे बेटा, बफर सॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बेटा जी, ध्यान से देखना क्या होता है बफर सॉल्यूशन। सुनो, मजा आ जाएगा आपको। बेटा आप मुझे नॉर्मली बताओ, मान लो बेटा ये बर्तन है, पूरा फोकस यहां, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है सर,
कुछ ना कुछ तो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, बिल्कुल होगी सर। कोई भी सॉल्यूशन है मान लो, ठीक है सर। अब इसमें मैंने बाहर से H प्लस डाला। भाई अभी सुन लो, भाई किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, उस सॉल्यूशन में H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन का माइनस लॉग। अब इस सॉल्यूशन में मैंने बाहर से H प्लस डाला तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन में, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटना चाहिए। हाँ सर नॉर्मल बात है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका पीएच चेंज होगा ना। हाँ सर इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होना चाहिए। बट नहीं मेरे बेटा, कुछ एबनॉर्मल सॉल्यूशन ऐसे देखे गए हैं जिनमें आप स्मॉल अमाउंट में एसिड डालो या बेस डालो, उसके बावजूद भी उनका पीएच चेंज नहीं होता है। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो सर, अगर हम एसिड डालेंगे बाहर से तो बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो उससे पीएच तो चेंज होना चाहिए सर। बट कुछ सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उन्हीं एबनॉर्मल सॉल्यूशंस को अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशंस whose pH does not change on addition of a small amount of acid or base है, small amount of acid और base। बट आप कह रहे हो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सर भाई H प्लस है बर्तन में, कुछ अभी पीएच है, कुछ बाहर से H प्लस डालोगे तो H प्लस बढ़ गया तो पीएच चेंज होना चाहिए सर। बट कुछ सॉल्यूशन में देखा गया है कि आप एसिड डालो उसके बावजूद भी पीएच चेंज नहीं होता। ऐसे एबनॉर्मल सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। जिद्दी सॉल्यूशन है ये, जिद में नहीं करूंगा अपना पीएच चेंज, ठीक है भाई। अब सर कैसे पता लगे कौन बफर है नहीं है, तो घबराना मत। बफर दो प्रकार के होते हैं, आज के बाद देखते ही पहचान जाओगे बफर है नहीं है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है, 4 आपको सॉल्यूशन दे देगा, पूछेगा कौन सा बफर है। बेटा 2 प्रकार के होते हैं बफर, जीवन भर अपनी याद रखना आत्मा में, संभालो मेरे बेटा इसको अपनी आत्मा में, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, ठीक है सर। कैसे पहचानेंगे सर, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आज के बाद घबराना मत। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, सुनो सुनो सुनो। अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको कोई वीक एसिड मिल जाए और उसी सॉल्यूशन में इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, अगर ये दोनों मौजूद हैं किसी सॉल्यूशन में, आंख बंद करके समझ जाओ बफर सॉल्यूशन है और उसको एसिडिक बफर बोलेंगे। एग्जाम्पल आ जाना मेरे बेटा, किसी बर्तन में अगर वीक एसिडिक एसिड पड़ा हुआ है और उसी बर्तन में सोडियम एसीटेट भी पड़ा हुआ है, तो मेरे बेटा ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होगा। दिस इज वीक एसिड और ये इसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। हाँ सर, अगर किसी बर्तन में दोनों पड़े हैं तो बफर है, एसिडिक बफर। अब बताना, आप बताना, इज इट अ बफर? मेरा बेटा बताएगा, मैंने नहीं बताना। कम ऑन मेरे बेटा, बता दे मेरे बेटा, इज इट अ बफर? HCN प्लस NaCN। हाँ, HCN इज अ वीक एसिड और ये इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ सर, NaOH से रिएक्ट करेंगे HCN को तो सर यही बनेगा। आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया, तो मेरा बच्चा पहचान जाएगा आज के बाद। अब बेसिक बफर, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, बेसिक बफर कैसे पहचानना है। अगर किसी बर्तन में, बिल्कुल सेम है, बस पलट देना है, अगर किसी बर्तन में वीक बेस मौजूद हो और बेटा जी उसी का सॉल्ट, उसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो, दोनों होने चाहिए, तो समझ जाओ वो बफर सॉल्यूशन है और उसको बोलेंगे बेसिक बफर। अगर वीक एसिड मौजूद है तो एसिडिक बफर, अगर वीक बेस है तो बेसिक बफर। एग्जाम्पल बोलो, मैंने नहीं बोलना। अगर किसी बर्तन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसी बर्तन में अमोनियम क्लोराइड भी पड़ा है, क्या ये बफर है? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये इसी का सॉल्ट, इसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है सर। अगर इसको HCl से रिएक्ट करते तो ये बनेगा ना, तो ये दोनों अगर बर्तन में है तो यस इट इज अ बफर। पहचान लोगे अब बफर। तो मेरे बेटा पहला प्रश्न कैसे आता है, अब ध्यान से देखना, यहां तक मेरे बच्चों की आत्मा में समा चुका है। अब इस पे बेटा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर। आपको बताना है, मैंने नहीं बताना मेरे बेटा, जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज
बफर। बहुत बढ़िया। तो सुनो, मैं एक और पहला ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोगों को मुझे बोलना है, ठीक है ना। KCN, ठीक है ना, KCN प्लस KOH, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे मेरे बेटा। फॉर्मिक एसिड प्लस पोटेशियम फॉर्मेट, सी मेरे बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट, और डी बोथ बी एंड सी। जल्दी से बोलो कौन सा सही है मेरे बेटा, जल्दी से बता देंगे मेरे को। बहुत आसान है भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सॉल्ट है, इसमें वीक तो कोई है ही नहीं। अरे ये तो सॉल्ट है, KOH प्लस HCN, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए, इसमें दिख ही नहीं रहा, तो इट कैन नॉट बी बफर। ये वीक एसिड है और ये इसी का सॉल्ट, इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस KOH है। हाँ KOH स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ सर ये सॉल्ट आ गया इसी का। तो यस इट इज एन एसिडिक बफर, वीक एसिड है। ये वीक बेस है, ये इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 है। हाँ सर इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3। तो ये बेसिक बफर, वीक बेस, तो दोनों ये बफर है, ये एसिडिक बफर है। वीक एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एसिडिक बफर, ये बेसिक बफर, दोनों बफर है। डी बोथ बी एंड सी। आ गया समझ में, शाबाश। अब बेटा कभी भी एसिडिक बफर का पीएच निकालने के लिए आए तो ध्यान रखना कैसे निकालना है मेरे बेटा। एसिडिक बफर आप देख के बता सकते हो, तो बेटा एसिडिक बफर का अगर पीएच निकालने को आ रहा है तो बेटा इसको अपनी आत्मा में संभालो, मैं जो बताने जा रहा हूं बता दूं मैं। हाँ पीएच हमेशा निकालना है मेरे बेटा, pKa प्लस लॉग बफर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाय एसिड की कंसंट्रेशन। एसिडिक बफर में आपको पता है बेटा वीक एसिड होगा और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो पीएच pK तो फिक्स है वीक एसिड का, प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। वाह सर वाह, जीवन भर याद रहेगा। अब अगला, अगर बेसिक बफर का पीएच पूछ रहा है वो भी देखते ही पहचान जाएंगे। बर्तन में वीक बेस होना चाहिए, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। बट बेटा इसका पीएच नहीं, इसके फॉर्मूले में पीओएच आता है। पीओएच आ गया तो पीएच तो निकाल ही लेंगे ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच प्लस पीओएच 14 होता है 25 डिग्री पर। हाँ सर, तो बेसिक बफर के फॉर्मूले में पीओएच आता है, पीकेबी प्लस, क्योंकि वीक बेस होगा इसमें, लॉग सॉल्ट बाय बेस की कंसंट्रेशन इन बफर। वाह सर वाह, दिल खुश हो गया सर। तो बस डायरेक्ट मेरे बेटा इन फॉर्मूलों को लगाएंगे तो आपके मेरे बेटा आपको सीधा सीधा पीएच पीओएच भी आने लग जाएंगे। एक क्वेश्चन करा दूं, कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन करा दूं, चलो आओ। बहुत आसान होता है बेटा, इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपने पूरी क्लास को इसको भी ध्यान से सुना है तो काफी कुछ सीखे होगे मेरे बेटा, ठीक है ना। और आप जैसे बच्चे ही तो करते हैं, हैव कॉन्फिडेंस, खूब मेहनत करो, ठीक है ना। ये तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एक बस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैं अब अपने बच्चों से पूछ रहा हूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, pH of a solution containing 0.1 molar HCN and 0.01 molar KCN। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, हाँ एट 25 डिग्री, और आपको दिया हुआ है K ऑफ HCN, HCN मतलब पता लग गया इससे वीक एसिड है, 10 की पावर -5। ओहो, अब मेरे बच्चे को यही समझ में नहीं आता था आज तक कि यार क्या फॉर्मूला लगाएं, कैसे निकालें पीएच, बर्तन में कैसे निकालें H+। तो घबराना नहीं है, अब आप सीख गए मेरे बेटा। इस बर्तन में, इस सॉल्यूशन में HCN है, हाँ सर वीक एसिड, और इसी सॉल्यूशन में KCN भी है, मतलब वीक एसिड है, और इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस KOH है। हाँ सर, ओहो सर, बर्तन में वीक एसिड है HCN और इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस भी है, सर ये तो बफर होता है। और कौन सा बफर? एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर है सर ये, तो बफर का फॉर्मूला लगा दो आंख बंद करके, पीएच कितना हो जाएगा, पीके प्लस
लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाय एसिड की कंसंट्रेशन। तो आज के बाद घबराना नहीं, देखते ही बता दोगे तो बफर सॉल्यूशन है भाई। हाँ, क्योंकि बर्तन में वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ सर, तो लो जी लो, के है 10 की पावर -5, तो पी के निकाल लेंगे माइनस लॉग के। बहुत बढ़िया, तो लो जी पी के आ जाएगा आपका 5। लो जी लो मेरे बेटा, देखो बफर के क्वेश्चन भी कितने टुच्चे। सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.01 दे रखी है, तो मतलब 10 की पावर -2। नीचे में एसिड की कंसंट्रेशन 0.1, 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 बच गया। बहुत बढ़िया, पावर आगे आ जाएगी, तो 5 - 1 log 10 तो 1 होता है। लो जी, इस सॉल्यूशन का pH 4 आएगा मेरे बेटा। और झूठ ना बोलो मेरे शेरो, आ गया ना। देखो देखते ही पहचान गए बफर, बफर पहचान गए तो बफर के फॉर्मूले से pH निकाल दो। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं लास्ट चीज। तो मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया बफर के, है ना, बफर क्या होता है, कैसे निकालना है। अब मैं कराने जा रहा हूं सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसको हम केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है अब समझना। कोई भी मेरे बेटा सॉलिड सॉल्ट है मान लो, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। कोई भी सॉलिड सॉल्ट है, मान लो AgCl सॉलिड, और देखा गया है सिल्वर के जनरली हैलाइड, सिल्वर हैलाइड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको आपने पानी में डाला तो मेरे बेटा ये आपका टूटेगा ही टूटेगा आयनों में। हाँ सर, बहुत बढ़िया, टूट गया आयनों में, बहुत बढ़िया। और बेटा पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉलिड सॉल्ट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है सर, वीक है, पूरा पूरा नहीं टूटेगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। सही बात है सर। तो सुनो, जो हिस्सा आयनों में टूट जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो हिस्सा जो आयनों में टूट गया मेरे बेटा, वो पानी में दिखेगा नहीं आपको, फिर वो दिखना बंद हो जाता है हमें। जब तक ये सॉलिड क्रिस्टल के रूप में पड़ा हुआ है नीचे, तो नीचे पाउडर के रूप में दिखता है पानी में। बट जो हिस्सा इसका आयनों में टूट जाएगा वो पानी में घुल जाता है, वो हमें दिखता नहीं है, और उसी हिस्से को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब फिर से समझ, एक टेक्निकली समझा रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के, सॉल्ट के कितने मोल आयनों में टूट गए। क्योंकि जितने मोल आयनों में टूट जाएंगे, जो हिस्सा आयनों में टूटता है वो दिखना बंद हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है सुन ले मेरे बेटा। सॉल्युबिलिटी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल टूट गया। अरे जितने मोल ये आयनों में टूट जाएगा उतना मोल घुल गया। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना ही तो होता है, घुलनशीलता। हाँ सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिसोसिएटेड into its ions in 1 liter solution। बहुत बढ़िया मास्टर जी। solubility of a salt is equal to number of moles of salt dissociated into ions in 1 liter solution। पक्का। इसकी यूनिट होती है बेटा solubility की मोल पर लीटर। उससे मतलब नहीं है आपने शुरू में कितना मोल लिया ना। मान लो मैंने 100 मोल डाल दिया 1 लीटर पानी में, और मान लो केवल 2 मोल अपने आयनों में टूटे, तो 2 मोल घुलेंगे, 98 मोल सॉलिड पाउडर के रूप में रह जाएंगे। भाई मान लो मैंने 1 लीटर पानी में 100 मोल डाल दिया, पर 2 मोल ही अपने आयनों में टूटे, तो 2 मोल ही आपको दिखने बंद होंगे, मतलब 2 मोल ही घुले हैं मेरे बेटा। पक्का। तो कितना लिया है उससे मतलब नहीं होता। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल अपने आयनों में टूट गए, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट मोल पर लीटर। तो सर व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सर व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो घबराना नहीं मेरे शेरो, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन, हाँ सॉलिड सॉल्ट अपने आयनों में टूट रहा है, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं केएसपी। ये सॉलिड सॉल्ट है, पानी में आएगा तो अपने आयनों में टूटेगा।
तो इसी का मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। लिखो ना, कैसे लिखोगे? बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। मेरे बेटा AgCl सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, लिक्विड का भी एक्टिव मास कांस्टेंट, उन कांस्टेंट एक्टिव मास को यहां भेजना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसी को KSP बोल दिया मेरे बेटा। और झूठ ना बोलो। तो इसको, ये तो हो गया भाई टेक्निकली, बट अगर याद रखना है KSP क्या होता है तो घबराना मत। किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के जैसा ही एक्सप्रेशन है। अगर मैं बोलता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो तुम कैसे करते? बर्तन में Ag प्लस, बर्तन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सॉलिड का एक्टिव मास 1 लिख देते, नीचे H2O लिक्विड का भी 1 लिख देते, तो यही आ जाता ना आपके लिए। आप तो ऐसे ही निकालते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ऐसे याद रख लो। और KSP के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक Kc वाले हैं, मतलब कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर, has all the characteristics of Kc। तो कोई पूछे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्ट के कितने मोल अपने आयनों में टूट गए हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन होता है KSP। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने एक सॉल्ट लिया, मान लो जी AgCl सॉलिड, बहुत बढ़िया, पानी में डाला, पानी में डाला तो बेटा ये टूट के रहेगा Ag प्लस और Cl माइनस। अब ये कह रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालो। ओ जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो बड़ा आसान है, सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो। बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सॉलिड का एक्टिव मास 1, लिक्विड का एक्टिव मास 1। ठीक है सर, KSP का एक्सप्रेशन आ गया, बहुत बढ़िया। अब बट सर ये KSP का एक्सप्रेशन आया है, आप कह रहे हो KSP और सॉल्युबिलिटी में संबंध निकालना है। मान लो लेट सॉल्युबिलिटी नहीं पता थी ना AgCl की, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बी S मोल पर लीटर। ठीक है सर, तो इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके S मोल टूटे हैं आयनों में, 1 लीटर सॉल्यूशन में S मोल टूटे हैं आयनों में, 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल 1 मोल, तो S टूट के दिया होगा S। लो जी 1 लीटर में इसके S मोल, लो हो गया मेरे बेटा। बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन S प्लस, भाई क्योंकि सॉल्युबिलिटी मान ली S मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इसके S मोल आयनों में टूटे हैं, 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल 1 मोल, तो S टूट के दिया होगा S। बहुत बढ़िया, इसकी भी कंसंट्रेशन S मोल। ये कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं ना KSP के एक्सप्रेशन में। हाँ तो लो जी, इसमें क्वेश्चन यही आता है, अगर सॉल्युबिलिटी दी हो तो KSP निकालना होता है, KSP दी होती है तो सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है। चल एक सॉल्ट का मेरे बेटा आप करके दिखा दो, आप करके दिखा दो मेरे बेटा, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चों ने करना है। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो मेरे बेटा, मजा सा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, है ना। हाँ, फॉर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2, सॉलिड सॉल्ट है, कम ऑन निकाल के दिखाओ, जल्दी से करो ना, बहुत आसान है। सॉलिड सॉल्ट है मेरे बेटा MgCl2 सॉलिड, ऑब्वियस है, पानी में डालेंगे तो आयनों में टूटेगा। ठीक है सर, कैसे टूटेगा? एक मैग्नीशियम आयन मिलेगा, बहुत बढ़िया, 2 क्लोराइड मिलेंगे, देखो देखो, हाँ सर। अब KSP कैसे लिखेंगे? KSP होता है किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा। तो लिखो, बर्तन में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में क्लोराइड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनते हैं, बाय सॉलिड का एक्टिव मास 1, लिक्विड का एक्टिव मास 1। हाँ सर, KSP का एक्सप्रेशन आ गया। अब बट ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालो। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली S मोल पर लीटर,
और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल आयनों में टूटे होंगे। लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ MgCl2 बी एस मोल पर लीटर। पक्का, बहुत बढ़िया। तो मतलब 1 लीटर में इसके एस मोल आयनों में टूटेंगे। 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल, तो एस मोल टूट के देगा एस। 1 मोल टूट कर दे रहा है 2 मोल, तो मेरे बेटा एस टूटा है इसका, तो क्या बनेगा 2s। मान लिया ना 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो अगर सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके एस मोल टूटे हैं आयनों में। 1 मोल देता है 1 मोल, तो एस टूट के दिया हुआ एस। 1 मोल दे रहा है 2 मोल, तो एस टूट के 2s। बहुत बढ़िया। लो जी, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन एस मोल पर लीटर, क्लोराइड की कंसंट्रेशन 2s मोल पर लीटर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया समझ में। तो मेरे बेटा KSP हो जाएगा 4s क्यूब, और झूठ ना बोलो KSP, और बेटा सॉल्युबिलिटी में संबंध आ गया। पक्का पक्का पक्का। ग्रेट 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 मेरे बच्चे। तो मेरा बच्चा यहां तक सीख चुका है अच्छे से करना। पक्का। अब इसमें एक बस एक लास्ट चीज है, प्रेसिपिटेशन का छोटा सा आता है मेरे बेटा, ठीक है। KCQC वाला ही फंडा है। कभी पूछता है कि भाई प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, समझना मेरे बेटा कैसे आएगा क्वेश्चन। समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। मान लो जी ये बर्तन है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें Ag प्लस की कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, मान लो 0.01 मोलर। Cl माइनस की कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, मान लो इसकी भी 0.01 मोलर मान लो, ठीक है ना। या चलो तुम्हें और थोड़ा अच्छा करने के लिए मान लो 0.02 मोलर। पक्का। KSP तो आपको पता है फिक्स है, किसी भी सॉल्ट का KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। आपको दे रखा है KSP ऑफ AgCl 10 की पावर मान लो -4, KSP दे रखा है। वो तो फिक्स रहता है KSP तो। हाँ सर, वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही है। अब बेटा ये आयन दे दिए बर्तन में, अब पूछता है बताओ सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा, मतलब AgCl का पाउडर नीचे बैठेगा इनके चिपकने से या नहीं। तो घबराना मत, जितना भी मेरे बेटा ये KCQC वाला फंडा है, आप क्या करो, जैसे बेटा AgCl का पूछ रहा है कि सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा, पहले उसमें देख लो कैसे बनता है। तो बेटा Ag प्लस और Cl माइनस जब रिएक्ट करेंगे तो AgCl बनाएंगे। तो मेरे बेटा आप क्या करो, QC निकाल लो शुरू में जितना दिया हुआ है। QC को यहां पे KIP बोल देते हैं अपन, रिएक्शन कोएफिशिएंट। KC के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है, बट कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है, ठीक है सर। KIP मतलब KSP के जैसा ही होता है एक्सप्रेशन। तो बर्तन में Ag प्लस कितना, KIP कैसे लिखेंगे, बर्तन में Ag प्लस बर्तन में Cl माइनस, KSP के जैसा एक्सप्रेशन। तो मेरे बेटा KIP कितना आया, Ag प्लस है 10 की पावर -2, Cl माइनस है कितना 2 इंटू 10 की पावर -2। बहुत बढ़िया। तो बेटा KIP आ गया 2 इंटू 10 की पावर -4। जीवन भर याद रखना, अगर KIP ज्यादा है KSP से, KSP भी KIP क्या एक्सप्रेशन KSP के जैसा ही होता है, बस फर्क क्या है, KSP में सारी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होती है, KIP में किसी भी समय की हो सकती है। अगर KIP किसी भी समय अगर KSP से ज्यादा है तो मेरे बेटा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो याद रख लो प्रेसिपिटेशन होएगा, प्रेसिपिटेशन होएगा। और अगर KIP KSP के बराबर है तो मतलब एट इक्विलिब्रियम है ना, प्रेसिपिटेशन जस्ट रुका भी हुआ है और जस्ट होने भी वाला है। और मेरे बेटा KIP अगर कम है KSP से तो और सॉल्ट घोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और सॉल्ट घुल सकता है, सॉलिड प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन वॉन्ट अकर मेरे बेटा। पक्का। तो कोई पूछे KIP है तो ऐसी कुछ आयन दे देगा बर्तन में, पूछेगा बताओ इस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, जो भी सॉल्ट दिखा है उसको तोड़ के रिएक्शन लिखो। तो जैसा KSP का एक्सप्रेशन होगा वैसा ही KIP का होता है, बट इसमें कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है। मुझे नहीं पता है किस समय की कंसंट्रेशन है, KIP निकाल लिया। और अगर KIP KSP से ज्यादा आ रहा है तो मेरे बेटा प्रेसिपिटेशन होगा, तो कुछ Ag प्लस और Cl माइनस चिपक के यहाँ पाउडर बना देगा, नीचे सॉलिड पाउडर बैठ गया, इसी को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये तभी होता है मेरे बेटा
ये तभी बनता है प्रेसिपिटेट जब KIP KSP से ज्यादा होएगा। तो मेरे बेटा आज देखो मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेटा जितना ज्यादा कराया जा सकता था मैंने अपने बच्चों को कराने का प्रयास किया है। ठीक है मेरे बेटा, तो रेस्ट मेरे बेटा डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। काफी कुछ आई थिंक आप लोगों ने आज सीखा होगा मेरे बेटा। तो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, और देखो बहुत कुछ किया जा सकता है इस चैप्टर में, और किया भी हमने। जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वहां फुल डिटेल में एक एक चीज को और अच्छे से कर करके, बट हाँ इसमें मिनिमम पॉसिबल टाइम में एक अमेजिंग सी रिवीजन हो जाए मेरे बच्चों की, ये हम लोगों ने बेटा प्रयास किया है। तो आई होप इसमें बहुत कुछ मेरे बच्चे सीखे होंगे। एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में जितना हो सकता था आयनिक में, आज आप अच्छे से सीख चुके हो। और पूरा कॉन्फिडेंस रखो मेरे बेटा, आप ही जैसे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आप ही जैसे बच्चे मेरे बेटा सारे नीट एग्जाम में टॉप रैंक लेके आते हैं। बस हिम्मत मत हारना, मेहनत करते रहो मेरे बेटा, पढ़ते रहो, और हम लोग है ना, PW है ना आपके साथ, तो मिलके अपन लोग फोड़ेंगे। बस मेरे बेटा इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।